बता कहाँ रहे, तुम्हारे नेत्र बता रहे तुम बड़ी रानी सुनीति के पास में ठहरे सारी रात। मैं चली जाऊंगी, लौट के नहीं आऊंगी, आज ही तुम्हारे आंगन का परित्याग करूंगी। अब तो भगवत श्रोता और राजा ने सोची जब कमी नहीं है, अगर डर गए तो ये सर पे सवार हो जाएगी। राजा कहने लगे ओरी नालायक, तेरे पीछे मैंने धर्म परायण स्त्री को, पतिव्रता औरत को घर से बेघर कर दिया, निकाल दिया, जो हमेशा स्वागत सत्कार में तत्पर रहती थी। तू सो गई, सारे दिन हिरण के पीछे भागता रहा, रात्रि का समय था, आकर के तेरे दरवाजे को खटखटाया, तूने आवाज नहीं सुनी, सारी रात इस दरवाजे पर पड़ा रहा, अभी प्यास लगी थी, कुआं पर पानी पीने के लिए चला गया था। अगर तुझे डाउट है, अगर तेरे मन में शंका है, तो ले तलवार, उसे मार दे जा करके। तेरे पीछे मैंने उसे रानी से मेहरानी बना दिया, अगर फिर भी तेरे दिल में तसल्ली नहीं है तो ले तलवार, जा करके खत्म कर दे। लेकिन अगर दोबारा ऐसा गलत शब्द बोल करके मुझे अपमानित किया, तेरी नाक काट के घर से बाहर निकाल दूंगा कुतिया। महाराज तो आप नहीं गई? नहीं गए? हाँ मेरी कसम नहीं गई। मेरी कसम। परीक्षित जी राजा ने दोनों हाथ सर पे रख दे, बोले तेरी कसम कल मरे सो नकटी अबे मर जा, घर की भावई दूर। परीक्षित जी रानी कहने लगी हाय महाराज क्षमा करियो, मैंने तो अपमानित शब्द बोल करके तुम्हारा दिल दुखाया, जीभ इतनी गंदी हो गई, जबान पता नहीं कैसे क्या बोल दिया, मैंने बिना सोचे समझे। हाय राजा कहने लगे नकटी अगर दोबारा ऐसी गलत जबान से गलत शब्द करके मेरा अपमान किया तो मुंह काला करके घर से बाहर निकाल देंगे हरामजादी। परीक्षित जी सोई रानी पैरन से पड़ गई, कहने लगी महाराज क्षमा करियो, चलो तुम स्नान करो, तब तक मैं भोजन बनाती हूँ, आप हारे थके हो, सारी रात जागते रहे, सारे दिन रन के पीछे भागते रहे। परीक्षित जी राजा सोई समझिए के करियो, पानी को इंजेक्शन काम, अंडूका की बंदूक चली बहनाओ, हैं? देवियो राजा रानी सारी रात झोपड़ी में ठहरे। परीक्षित जी प्रमाण मिला है कि उसी रात्रि को रानी सुनीति गर्भवती हो जाती हैं। इसी के साथ ही साथ मानवर हरिश्चंद्र जी जो बसरमा के निवासी हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा 101 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित किया, भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे। उसी रात को रानी ने गर्भ धारण किया, रानी गर्भवती हो जाती हैं। और परीक्षित जी महलों में छोटी रानी सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया। परीक्षित जी फर्क इतना कि एक ने जिस दिन से गर्भ धारण किया खेतों का नाज बटोरा है, और एक ने जब से गर्भ धारण किया पलंग नहीं छोड़ा है। एक के लिए सुंदर मेवाएं पकवान बनाए गए देवियों, और एक जौ की रोटी खा करके अपना समय गुजारती है। धीरे धीरे समय बीतने के बाद दोनों रानियों की कोख से परीक्षित जी एक एक बेटा पैदा हुआ। सुनीति के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ तो एक घूंट पानी देने वाला नहीं था देवियों, प्रसव का समय था, पीड़ाएं आ रही थी। और इधर सुरुचि महलों में जिस पटरानी सुरुचि के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, छोटी रानी की कोख से हजारों दासी उसकी सेवा में लगी हैं। माताओं जब बच्चे का जन्म हुआ तो सुनीति बेहोश हो गई। माताओं होश ना आए रहे हो, और जब होश आए तो अपने बेटा को देखा जो बेटा रो रहा है। परीक्षित जी उस बच्चे को सुनीति ने उठा करके अपने सीने से लगा लिया। अब बेटा रो रहा है भूख से, अब मैया के स्तनों से परीक्षित जी दूध नहीं निकल रहा। अब बताओ सूखी हड्डियों में कहीं दूध रखो परीक्षित जी, तो मैया अपने बेटा को देख रही है, बेटा सुनीति का बुरी तरीके से बिलख रहा, रो रहा है। तो जब बेटा रोता है तो मैया अपने बच्चे को देख करके रोने लगी। तो
तो मैया के आंखों के आंसू टपक जाते हैं। जो आंखों के आंसू टपक करके ध्रुव के ऊपर गिरते हैं तो बेटा माँ के आंखों के आंसुओं को दूध समझ करके परीक्षित जी वो बच्चा अपनी माँ के आंखों के आंसुओं को पी रहा है। बारिश समय अपनी मैया के आंखों के आंसुओं को दूध समझ के पी रहा है। विद्वानों ने नाम कर संस्कार किया तो बड़ी रानी के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ झोपड़ी में उसका नाम ध्रुव रखा। छोटी रानी के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ महलों में उसका नाम उत्तम रखा। परीक्षित जी मैया जौ की रोटी खा लेती है, एक टुकड़ा ध्रुव को दे देती है, कोई टुकड़ा मुंह में दबा करके दांत तो है नहीं जिसे चबा ले, सूखा टुकड़ा जौ का उसी टुकड़े को मुंह में दबा करके सारे दिन बेचारा उसी टुकड़ा को उस टुकड़े को चूसता रहता है। मैया का शरीर कमजोर था, जौ की रोटी खा खा करके अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी, समय को काट रही थी। अब अंदाजा लगाना परीक्षित जी कहूं जौ की रोटी से दूध बनेगो। माताओं धीरे धीरे दोनों बच्चे सियाने होने लगे। अब तो ध्रुव और उत्तम साथ साथ में खेलने के लिए निकल जाते। दोनों की अवस्था माताओं बहनों हो गई 5-5 बरस की। परीक्षित जी कितने बड़े हो गए? 5-5 साल के। तो एक दिन उत्तम ने कही भैया ध्रुव, हाँ भैया, आज चलो पिता के राज दरबार में खेलने के लिए चलेंगे। पिता के राज दरबार में क्या है? क्या है भैया? पिता खिलौना लाते हैं। खिलौना लाते हैं? हाँ। तो चलो भैया। उंगली पकड़ ली उत्तम ने ध्रुव की और परीक्षित जी चलते चलते राजा उत्तानपाद के दरबार में पहुंचे हैं दोनों बच्चे। राजा ने जो देखा ध्रुव को, जो ध्रुव के माथे का तेज चमक रहा है, मस्तिष्क का तेज चंद्रमा की तरह चेहरा चमक रहा है। महाराज उत्तानपाद ने देखा, मंत्री से कहा मंत्री, हाँ महाराज। मेरे बेटा उत्तम के साथ में था बड़ा सुंदर बच्चा हो महाराज, पीले कपड़ा पहन करके जिसके माथे का तेज चमक रहा है। महाराज हाँ। ये आपका पुत्र है महाराज। भाइयों प्रसाद लेते जाए, अपने अपने यथास्थान पर बैठते जाए। हाँ, व्यवस्था को बिगाड़े नहीं, अपने अपने यथास्थान